हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो आई है 564, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 21 जून को एग्जाम होना है। और हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो हम लोगों ने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और जितनी भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के जो भी डिफिनीशंस हैं उनको हम लोग आज कवर अप करेंगे। पूरा सिलेबस देखेंगे और उनकी क्या डिफिनीशंस हैं उनको देखेंगे, क्या परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो जो कि डी फार्मा से वैकेंसी आई है और इसमें डी फार्मा में ही एलिजिबल है, डी फार्मा को ही एलिजिबल किया है इस वैकेंसी में। 564 पद हैं, तो आप मान के चलिए इसमें से एक पद आपका होगा। ये आप अगर टारगेट आप बना के रखते हैं कि हमको एक पद चाहिए, किस तरह से चाहिए, साम दाम दंड भेद हमको कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जितना आप पढ़ना पड़ जाए, 1.5 महीने में हमको एक पद चाहिए, केवल एक सीट बस। हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो केवल हम एक सीट के लिए लड़ेंगे। बाकी कितना फॉर्म पड़ा है, कितनी वैकेंसीज हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको एक सीट है, एक सीट चाहिए तो चाहिए। सबसे पहले इसमें एसिड बेस एंड बफर आएगा। एसिड बेस और बफर में जो है इसमें 3 सिद्धांतों पे थ्योरी है। अर्हीनियस थ्योरी है, ब्रॉन्टेस्ट-लारी थ्योरी है और अम्ल व क्षार की लुईस सिद्धांत है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं, बोरिक एसिड का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन 4 ड्रग का यूज हम लोग करते हैं एसिड बेस एंड बफर के लिए। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण रोधी या प्रति ऑक्सीकारक। इनमें जो है हम लोग कौन कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, हाइपो फास्फोरस का यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सोडियम बाई सल्फाइड का यूज करते हैं, सोडियम मेटास बाई सल्फाइड का यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फाइड का यूज करते हैं, सोडियम नाइट्राइड का यूज करते हैं। अब जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है वो एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किस के लिए किया जाता है। उसमें ऑक्सीकारक रोधी भी एक ऑप्शन होगा, एंटीऑक्सीडेंट एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आप सही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है जीआईटी एजेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। इसमें जो ड्रग्स यूज की जाती है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। उसके बाद है एंटासिड। एंटासिड में दो दो ड्रग्स यूज की जाती हैं,
एक है सोडियम बाई कार्बोनेट, दूसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका यूज करते हैं। और कौन सी ड्रग है? एल्युमिनियम फास्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। और फिर हमारी कौन सी ड्रग आती है? फिर आगे चैप्टर आता है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट यानी कि रक्षात्मक व अवशोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जो प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट में जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो ड्रग कौन कौन सी हैं? बिस्मथ सब कार्बोनेट है, क्योलिन है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है। अब अगला चैप्टर कौन सा आता है? अगला चैप्टर आता है टॉपिकल एजेंट, यानी स्थानिक या सामयिक पदार्थ। प्रोटेक्टिव सॉरी टॉपिकल एजेंट में कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती हैं? टाल्क यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक सिट्रेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर किसमें यूज की जाती हैं? टॉपिकल एजेंट में। उसके बाद आता है आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है? एंटी माइक्रोबियल एंड एस्टिंजेंट। एंटी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोब्स में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? कौन सी? हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन और पोइडिन आयोडीन, बोरिक एसिड, बोरेक्स, सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी येलो और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और अमोनिएटेड मर्क्यूरी। अभी डेंटल मेडिसिन में सबसे पहले डेंटल प्रोडक्ट आते हैं। उसमें डेंटल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, है ना, या फिर जो दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग किया जाता है, या दांत सड़ जाते हैं तब कौन सी औषधियों को, वो सारी औषधियां यूज की जाती हैं। कौन सी औषधियां यूज की जाती हैं? बस उसमें सोडियम फ्यूमरेट है, सोडियम फ्लोराइड है, सॉरी सोडियम फ्लोराइड है, स्टेनस फ्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम मेटा फास्फेट है, डाइल्वेंट फास्फेट है, सॉरी डाई कैल्शियम फास्फेट और स्टेंशियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। इसके बाद आपकी कौन सा चैप्टर आ जाता है? इनहेलेशन, अंतः श्वसन औषधियां। इसमें 3 ड्रग का यूज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तीनों का यूज जो है हम केवल अंतः श्वसन औषधियों में करते हैं। इसके बाद आपकी कौन सी औषधि आ जाती है? कौन सा चैप्टर आ जाता है? श्वसन उत्प्रेरक, यानी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इसमें जो है अमोनियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में जो है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद एंटीडॉट्स आ जाता है। एंटीडॉट्स में जो है हम लोग सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। एंटी पोटेशियम टार्ट्रेट, सॉरी एंटी पोटेशियम इमेटिक्स में एंटी पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज करते हैं। और एंटीडॉट्स में जो है हम लोग सोडियम नाइट्रेट का यूज
अब हम लोग जो है पढ़ेंगे थ्योरी को, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और व क्षार को, यानी कि एसिड एंड बेसिस को। अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसके पहले हम लोग जानेंगे कुछ दिनों 100 वर्षों पहले वैज्ञानिकों को पता चला कि अम्लों के कारण स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल के कारण स्वाद खट्टा होता है। अम्ल शब्द जो है लैटिन शब्द एकर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एकर से लिया गया है। इसका मतलब होता है खट्टा। एकर का मतलब खट्टा होता है। एकर शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। एकर शब्द का मतलब खट्टा होता है। एकर शब्द का मतलब खट्टा होता है। खट्टा शब्द कहाँ से लिया, एकर शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक, अब हम लोग अम्ल और क्षार को अलग अलग डिफिनेशन में जानेंगे। अम्ल, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे धातुओं पर संक्षारक तथा लिटमस पेपर पर लाल रंग देते हैं तथा क्षार के साथ मिलाने पर वे अम्लीय हो जाते हैं, अर्थात उनमें अम्लीय गुण कम हो जाता है। ठीक है, अम्ल जो है लिटमस पेपर पर कौन सा रंग देते हैं? लाल रंग देते हैं। ठीक, किस पे देते हैं लाल रंग? लिटमस पेपर पर देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब क्षार की बारी है। अभी एक बार और हम लोग अम्ल को अगर अच्छे से समझ लेंगे। अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक, लिटमस पेपर पर लाल रंग देते हैं। कौन सा रंग? लाल रंग। लिटमस पेपर पर लाल रंग देते हैं। अब ये हम लोग भूलेंगे नहीं, और ये एग्जाम में आ सकता है, और ये एक क्वेश्चन बन सकता है। लिटमस पेपर पर लाल रंग देता है, टैप कर देगा कौन देता है, उसमें बफर भी आ जाएगा, अम्ल भी आ जाएगा, क्षार भी आ जाएगा। तो उसमें हम लोगों को क्षार पे टिक करना है। ठीक, क्षार जो है कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। अब क्षार को हम लोग पढ़ लें। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। यह पदार्थ अधिकतर चिकने होते हैं, लिटमस पेपर पर नीला रंग देते हैं तथा अम्लों के साथ मिलाने पर कम क्षारीय होता है। ठीक, आप समझिए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लिटमस पेपर पर लाल रंग देते हैं, यह लिटमस पेपर पर नीला रंग देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अम्ल और क्षार की सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत, तीन सिद्धांत पर, तीन सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। कौन सा? अर्हीनियस, ब्रॉन्टेड, लॉरी और लुईस सिद्धांत। अर्हीनियस सिद्धांत और ब्रॉन्टेड, लॉरी सिद्धांत और लुईस सिद्धांत को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अर्हीनियस सिद्धांत की थ्योरी क्या बोलती है? अर्हीनियस सिद्धांत क्या है? स्वांटे अर्हीनियस ने 1884 में दिया था। जो अर्हीनियस सिद्धांत दिया था वो स्वांटे अर्हीनियस ने 1884 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्षार वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्सिक आयन OH- उत्पादन करने के लिए जलीय विलयन में
विघटित हो जाते हैं। जैसे HCl जो है एक अर्हीनियस अम्ल है, ठीक क्या? HCl एक अर्हीनियस अम्ल है और NaOH एक अर्हीनियस क्षार है। तीनों थ्योरी को पढ़ने के बाद में एक छोटी सी जो ये डायग्राम सारणी है इसको पढ़ लेंगे, सारी चीजें एकदम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ब्रॉन्टेस्ट व लारी सिद्धांत क्या बोलता है? 1923 में J.N. ब्रॉन्स्टेड व J.M. लॉरी ने सामान्यतः अम्ल व क्षार की विस्तृत अवधारणा दी, एक अलग सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। किसी अणु या आयन के क्षार वह पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यानी ब्रॉन्स्टेड व लारी सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही है। ठीक, अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार जो है ये प्रोटॉन ग्राही है। ये अम्ल प्रोटॉन लेता है, क्षार लेता है, अम्ल देता है। ठीक, अब अम्ल व क्षार का लुईस सिद्धांत क्या बोलता है? लुईस सिद्धांत के अनुसार क्या है? 1930 में J.N. लुईस ने अम्ल व क्षार का सिद्धांत दिया। अम्ल इलेक्ट्रॉन जोड़ी को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ी को ग्रहण करते हैं, क्षार इलेक्ट्रॉन जोड़ी को देते हैं। सिंपल शब्दों में यानी कुल मिला के अम्ल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्राही है और क्षार ये दाता है, प्रोटॉन दाता है और क्षार जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्राही है, ये प्राप्त करता है। ठीक, अब तीनों को मिला के एक सारणी है उसको समझ लेते हैं, बस मैटर सॉल्व हो जाएगा आपका। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है? H प्लस उत्पादक है अम्ल और OH माइनस उत्पादक है क्षार। ठीक, ब्रॉन्स्टेड व लारी के अनुसार क्या है? H आयन दाता है और क्षार H प्लस प्राप्त करता है। ठीक, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। बफर, बफर का क्या मामला है? बफर की जो डिफिनीशन है वे विलयन जिसमें किसी अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उनके पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बफर कहलाते हैं। यानी बफर वह विलयन है जिसमें अम्ल अम्ल और क्षार के थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या है इसकी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कौन क्या? एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण रोधी वे पदार्थ हैं हाँ चलो, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण रोधी वे पदार्थ हैं जो कि ऑक्सीजन संवेदी पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ये अपचायक की तरह कार्य करते हैं तथा अपने आप ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
प्रत्याक्सीकारक पदार्थ उदाहरण एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट तथा थायोयूरिया। ठीक, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण श्रृंखला को बंद कर देते हैं ऑक्सीकरण रोधी कहलाते हैं। सिंपल है, ऐसे पदार्थ, यहां से ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण श्रृंखला को बंद कर देते हैं ऑक्सीकरण रोधी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से, एस्कॉर्बिक एसिड है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और टोकोफेरोल्स है। जो ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ हैं उनका हम लोग चयन कैसे करते हैं? चयन जब करेंगे को चुनेंगे तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, या कम सांद्रता में प्रभावित होना चाहिए, या शीघ्र घुलनशील होना चाहिए, या अविषाक्त तो अप्रकोपी तथा संवेदी होना चाहिए। इसमें उत्पादन के लिए कोई भी स्वाद, गंध अथवा रंग नहीं होना चाहिए। यह शारीरिक क्रियाओं में अक्रिय होना चाहिए, या अधिक पीएच पर स्थिर तथा प्रभावी होना चाहिए। इसका वाष्पीकरण कम होना चाहिए। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यानी कि जठरांत पदार्थ क्या होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। जठरांत पदार्थ जठर तंत्र में होने वाली बीमारियों व व्यवधानों को ठीक करने के काम में आते हैं। जठर तंत्र मतलब जीआईटी ट्रैक में जो व्यवधान होता है, जो रुकावट आती है उसको ठीक करने के, जैसे गैस की प्रॉब्लम रहती है, अल्सर हो जाते हैं। ठीक, विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक जठरांत पदार्थ के नाम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। आगे क्लासिफिकेशन भी होगा। अब समझिए, अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व। अकार्बनिक ऐसी औषधियां जो अम्ल को उदासीन करती हैं, प्रति अम्लीय कहलाती हैं। ठीक है, औषधियां जो अम्ल के श्रावण को रोकती हैं, ओमिप्रा ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या है, औषधियां जो अम्ल के श्रावण को रोकती हैं। ओमिप्राजोल, जैसे अगर गले में जलन हो रही है तो आपको ओमिप्राजोल दिया जाएगा। गले में जलन होगी तो किसके कारण होगी, एसिड के कारण होगी। एसिड का श्रावण ज्यादा होगा तो गले में जलन होगी, तो गले में जलन होगी तो एसिड के श्रावण के रोकने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, ओमेप्राजोल दिया जाएगा। आंत के सूजन संबंधी रोग में अकार्बनिक तत्व चारकोल दिया जाएगा। औषधियां जो कि पाचन तंत्र के अनुचलन को प्रभावित करती हैं, सिनिटा प्राइड दिया जाएगा। ठीक है, आंत, अकार्बनिक तत्व क्या है, आंत से हानिकारक तत्वों को अधिशोषित करने वाली केओलिन होता है। रेचक या जुलाब में मैग्नीशियम सल्फेट। अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व कौन सा है, ये है ईसबगोल। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, ऐसी औषधियां जो उपापचयी अम्ल रक्तता को बढ़ाती हैं, अम्ल कारक कहलाती हैं। ये पदार्थ पाचक तंत्र में अम्लीयता को बढ़ाते हैं। इस पदार्थ में से कुछ पदार्थों का उपयोग उपापचयी अम्लीयता को तथा कुछ पदार्थों का उपयोग जठरीय अम्लस्राव को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
एंटासिड यानी प्रति अम्ल कारक। प्रति अम्ल कारक वह पदार्थ है जो अमाशय में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीनीकरण करते हैं। यह अत्यधिक बीमारियों जैसे दर्द है, अल्सर है आदि में प्रयोग किया जाता है। अमाशय में पीएच का स्तर 1 से लेकर 7 तक होता है। 1 से 7 तक होता है अमाशय में पीएच का स्तर। 7 तक भोजन उपस्थित हो सकता है। जब भोजन उपस्थित होगा तो पीएच 7 तक हो सकता है, और जब भोजन कुछ खाया ना हो तब जो है पीएच 1 हो सकता है। इसका कम पीएच अंतःजना या अंतः विकसित एचसीएल की उपस्थिति के कारण होता है। इसका कम पीएच जो है एचसीएल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक। जब उच्च अम्लता विकसित होता है तो परिणाम स्वरूप गैस्ट्रिटाइटिस, गैस्ट्रिक श्लेष्मा की एक सामान्य सूजन से लेकर पेप्टिक अल्सर तक हो सकता है। यानी कि जब उच्च अम्लता विकसित होता है तब जो है एक पेप्टिक अल्सर तक हो सकता है। ठीक है। ये सामान्य सूजन से पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। कब? जब अम्ल उच्च विकसित होगा तब। इस स्थिति को आंतरिक त्वचा की सूजन भी कहा जाता है। इस स्थिति को आंतरिक त्वचा की सूजन भी कहा जाता है। इस प्रकार के रोगी हृदय के पास जलन महसूस करते हैं। हृदय के पास जलन महसूस करते हैं क्योंकि इस अवस्था में एचसीएल उल्टी के दौरान या एक बिस्तर पर लेटते समय आहार नाल में ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट क्या है? इस प्रकार की औषधियां हल्के दस्तों का उपचार करने में प्रयोग की जाती हैं, जैसे हल्के दस्त और तीव्र दस्त। ठीक है। बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, रासायनिक विषाक्तता, औषधियां, बीमारी, एलर्जी। तीव्र दस्त इन 5 कारणों से हो सकती है। एलर्जी से हो सकती है, बीमारी हो सकती है, औषधियों से हो सकती है, रासायनिक विषाक्तता हो सकती है, केमिकल पॉइजन हो सकता है, और बैक्टीरिया टॉक्सिन्स हो सकते हैं। सेलाइन कैथरेटिक्स जो है लवणीय भेदक, ऐसे पदार्थ जो आंत को खाली होने को बढ़ाने या तेज करने में सहायता करते हैं। यानी कि आंत को खाली करने या उसको खाली होने में मदद करने या उसको तेज करने में सहायता करते हैं, भेदक कहते हैं या भेदक कहलाते हैं। ऐसे हल्के भेदक जो अल्पकालीन चिकित्सा के रूप में प्रयोग होते हैं वो कब्जनाशी कहलाते हैं। ठीक है। लवणीय भेदक के रूप में अधिकतर मैग्नीशियम लवण, अधिकतर क्या है? मैग्नीशियम लवण, जैसे सल्फेट, फास्फेट और नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है। ये धनायन और ऋणायन आवेश वाले आयनों जीआईटी से अवशोषित नहीं होते हैं, अतः इन्हें अति परासारी विलयन के रूप में मुख द्वारा दिया
जाता है। ये आंत कोशा से जल को निकालकर गति को बढ़ाकर व जलीय मल को उत्सर्जित करने में सहायता प्रदान करते हैं या फिर सहायता करते हैं। ये आंत कोश को जल को निकालकर गति को बढ़ाकर व जलीय मल से उत्सर्जित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि आंत में जो है जल निकाल देते हैं, जल को निकालने में गति प्रदान करते हैं और जलीय मल को उत्सर्जित करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार लवड़ी भेदक के कार्य करने का तरीका आहार नाल के असामाटिक भार को बढ़ाने पर अधिक आधारित है। टॉपिकल एजेंट सामयिक पदार्थ या स्थानिक वे पदार्थ जो शरीर की परत पर लगाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? टॉपिकल एजेंट कहते हैं। तथा प्रत्यक्ष रूप से रक्त प्रवाह तंत्र द्वारा अवशोषित करके शरीर के ऊतकों तथा अंगों में पहुंचा दिए जाते हैं, टॉपिकल एजेंट कहे जाते हैं। ठीक है, इन यौगिकों में स्थानीय या परितीय दोनों क्रियाएं होती हैं। ये पदार्थ केवल बाहरी इस्तेमाल हेतु होते हैं तथा शारीरिक परतों जैसे म्यूकस कोशिकाएं, जैसे गला है, योनि है, लिंग है, कान है तथा आंख है, पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पदार्थ शारीरिक गुहाओं के अंदर जैसे आंतरिक गुहाओं तथा शारीरिक संरचनाओं जैसे मुंह में प्रयोग किए जाते हैं। कौन? टॉपिकल। प्रोटेक्टिव रक्षात्मक पदार्थ छिड़कने वाले चूर्ण, मलहम, सस्पेंशन के रूप में त्वचा के ऊपर घिसाव, एलर्जी को रोकते हैं। प्रोटेक्टिव एजेंट जो होते हैं वो चूर्ण, मलहम, सस्पेंशन जो है ये के रूप में त्वचा के ऊपर घिसाव और एलर्जी को रोकते हैं तथा स्थान जहां पर नमी अथवा घर्षण के कारण जलन होती है उस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सुरक्षा भी वसा युक्त अम्ल तथा पसीने के अन्य घटकों अवशोषण करके एक दुर्गंधपूर्ण क्रिया प्रदान करते हैं, दुर्गंध से भी बचाते हैं। मलहम, लोशन और क्रीम के लिए अवशोषित होकर सुरक्षात्मक गुण महत्वपूर्ण है। एजेंटों के सुरक्षात्मक तथा अवशोषण गुण कण आकार व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एंटी माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव रोधी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव रोधी कहते हैं। ऐसे रसायन या पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ आदि को मारते हैं यानी कि किल करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं, सूक्ष्म जीव रोधी कहलाते हैं। बड़ी सिंपल भाषा में है क्या? सूक्ष्म जीव रोधी उनको कहते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते या फिर उनकी वृद्धि को रोकते हैं, सूक्ष्म जीव रोधी कहलाते हैं। ये या तो सूक्ष्म जीव नाशक या सूक्ष्म जीव रोधी। सूक्ष्म जीव रोधी पदार्थ जो है कीटाणुनाशक आदि होते हैं जो निर्जीव पदार्थ या अन्य सामानों को कीटाणु मुक्त करते हैं। रोगाणुरोधक क्या है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या रोकने में उपयोग होते हैं तथा विशेष रूप से जीवित ऊतकों पर लगाया जाता है। रोगाणुरोधक पदार्थ घाव को सड़ने, गलने तथा ऊतक के दूषित होने से बचाने के लिए प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, यह इनकी गुणात्मक वृद्धि या उपापचयी क्रियाओं को रोककर या रोग फैलने वाले जीवाणुओं को मारते हैं। आदर्श रोगाणुरोधक या सूक्ष्म जीवरोधी या सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, फंगी, वायरस तथा अन्य संक्रमण पदार्थ के विरुद्ध क्रियाशील होता है। ठीक है, यह पूरे शरीर के ऊतकों पर प्रयोग करने हेतु सुरक्षित होना चाहिए। यह माउथ वॉश है, साबुन है, दुर्गंधनाशक पदार्थ, गले व नाक के स्प्रे आदि में सुरक्षित रूप से प्रयोग किए जाना चाहिए। कीटाणुनाशक इस प्रकार के उत्पाद संक्रामक सूक्ष्म जीवों को मारकर शरीर पर संक्रमण से रक्षा करते हैं। ये मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। ये मुख्यतः घरों, अस्पतालों में स्वास्थ्यकर स्थितियों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रकृति में जीवाणुनाशक होते हैं तथा साम्यावस्था में विष के समान प्रभाव देते हैं। ठीक है, कीटाणुनाशक की प्रक्रिया गर्म करने, विकिरण या रसायनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उनकी जीवाणुनाशक क्रिया प्रक्रिया में अचयनात्मक होती है और गैर संक्रामक सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देती है। कीटाणुनाशक विलय अधिक लंबे समय तक भंडारित करके रखने पर या अधिक तापमान पर अपघटित हो जाते हैं। जीवाणुनाशक जीवाणुनाशक क्या है? जीवाणुनाशक ये सूक्ष्म जीवों के मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जीवाणुनाशक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जीवाणुनाशक जैसे क्या है? जीवाणुनाशक, कवकनाशी, विषाणुनाशक आदि विशिष्टता सूक्ष्म जीवों के प्रभावशाली पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्या है? जीवाणुरोधी पदार्थ। ये जीवाणु की वृद्धि को प्रभावित करते हैं अथवा उनको नष्ट करके वृद्धि को रोक देते हैं। जीवाणु रोधी कहलाते हैं। स्वच्छकारी, इनका उपयोग सामान्यतः सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने तथा या और कार्बनिक पदार्थ जैसे लार श्लेष्म को साफ करने या धोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सैनिटाइजर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रिंजेंट को। वे पदार्थ जिनके कारण प्रोटीन के अवक्षेप होते हैं कसाय कहलाते हैं। क्या? वे एस्ट्रिंजेंट वे पदार्थ जिनके कारण प्रोटीन के अवक्षेप होते हैं कसाय कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ सामान्यतः चिटकी, त्वचा, मुंह, म्यूकस कोशिकाओं व आहार नाल में प्रयोग किए जाते हैं। कसाय एवं अवक्षेप प्रोटीन एक रक्षात्मक परत बनाते हैं। ये रक्षात्मक परत बैक्टीरिया रोगों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। तरल पदार्थ स्रावों को कम करते हैं। रक्तस्राव वाले क्षेत्र पर लगाने पर कोशिका से रक्त के बहने को रोकते हैं। कसाय म्यूकस झिल्ली एवं खुले घाव को सिकोड़ देते हैं। वे त्वचा के प्रोटीन को हल्के रूप से गाढ़ा करके सुखाकर एवं कठोर बनाकर त्वचा की सुरक्षा करते हैं। डेंटल प्रोडक्ट क्या है? डेंटल मेडिसिन क्या है? दांतों को स्वस्थ तथा उनकी देखरेख के लिए बहुत सारी औषधियां बाजार में हैं। दांतों का क्षय और बीमारियां दांतों की देखरेख न होने के कारण
अकार्बनिक पदार्थ जो कि दांतों की दवाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आता है सफाई करने वाले का औषधियां, दंत मंजन आता है, दांतों में कीड़ा लगने से बचाने वाली औषधियां आता है, संवेदनशील पदार्थ आते हैं, सीमेंट तथा भराव हेतु औषधियां आती हैं, और मुखीय कीटाणुनाशक तथा स्तंभक आते हैं, और पालिशकारी पदार्थ आते हैं। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में समझेंगे तो ये है क्लीनिंग एजेंट, डेंटिफ्राइजेस, एंटीकैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, सीमेंट एंड फिलिंग एजेंट, ओरल एंटीसेप्टिक एंड पॉलिशिंग एजेंट। इनहेलेशन क्या है? अंतः श्वसन औषधियां नाक द्वारा अथवा श्वसन तंत्र द्वारा ली जाती है, जहां पर यह अपना प्रभाव वायु के बहाव के साथ दिखाती है। ठीक है, ये केवल एक दवा या दवा मिश्रण अथवा दवा विलयन हो सकते हैं। दवा हो सकती है, दवा का मिश्रण हो सकता है, या फिर दवा का विलयन हो सकता है, जो कि बहुत अधिक वाष्पीय दबाव के साथ लिए जाते हैं। अंतः श्वसन औषधियां एक एक यंत्र के द्वारा ली जाती है, जिसे अंतः श्वसन कहा जाता है, श्वसक कहा जाता है, यानी कि इनहेलर कहा जाता है। ये औषधियां अपना स्थानीय प्रभाव ब्रोंकियल ट्री स्थानीय कार्य करते हैं या फेफड़ों से अवशोषित होकर प्रणालीगत प्रभाव दिखा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा ईथर को बहुत बारीक चूर्ण अथवा इसके विलयन के साथ मिलाकर लिया जाता है। नेबुलाइजर, एटोमाइजर, इंसेफ्लॉटर आदि यंत्र जो है अंतः श्वसन की प्रक्रिया में दवा की सप्लाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, श्वसन उत्प्रेरक का प्रयोग मुख्य रूप से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में प्रयोग किया जाता है, जो श्वसन लेने की इच्छा को बढ़ाता है। ठीक है, जो श्वसन लेने की इच्छा को बढ़ाता है या श्वसन दर तथा टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। श्वसन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कहलाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि कफोत्सारक या कफोत्सारक क्या है? एक्सपेक्टोरेंट का उपयोग श्वसन तंत्र से बलगम या कफ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कफ कफ का मतलब कफोत्साकारक। कफोत्साकारक जो पदार्थ हैं क्या है? जो बलगम को या कफ को बाहर निकालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बलगम या कफ का श्वसन तंत्र से निष्कासन बलगम की तरलता को बढ़ाकर तथा सांद्रता को कम करके अथवा श्वसन पथ के माध्यम से खांसी के द्वारा निष्कासित किए जाने वाले तरल पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देते हैं। सिंपल शब्दों में कफोत्सारक जो पदार्थ होते हैं बलगम में या कफ में चिकनाहट प्रदान करते हैं, और चिकनाहट प्रदान करके खांसी के माध्यम से उसको और ज्यादा चिकनाहट प्रदान करके बाहर निकाल देते हैं। सिंपल शब्दों में
वमन कारक यानी कि एमेटिक्स। एमेटिक्स औषधियां क्या है? वह दवा जो उल्टी, वमन को हम लोग क्या कहते हैं? उल्टी भी कहते हैं। उल्टी कराकर अमाशय को खाली करने में प्रयोग की जाती है ना। वमनकारी एमेटिक्स औषधियां जो होती हैं वो क्या है? जो स्टमक को, स्टमक में जाती हैं, कुछ ऐसा प्रभाव डालती हैं कि ये पूरा बाहर आकर यहाँ पे सब पूरा खाली हो जाता है। वमनकारी औषधियां वमन कहलाती हैं, उल्टी वमनकारी औषधियां कहलाती हैं। फिर से एक बार सिंपल शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि वह दवा जो उल्टी कराकर अमाशय को खाली करने में प्रयोग की जाती है, वमनकारी औषधियां कहलाती है। ठीक। एंटीडॉट्स क्या है? प्रतिकारक क्या है? विष के प्रभाव को बेअसर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट को प्रतिकारक या एंटीडॉट्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एंटीडॉट्स के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो विष के प्रभाव को बेअसर करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सांप ने काट लिया, वहां पे कौन सी औषधियां दी जाएंगी? एंटीडॉट्स दिया जाएगा, प्रतिकारक दिया जाएगा, जो विष के प्रभाव को खत्म कर देगी या फिर बेअसर कर देगी, उसका कोई असर ही नहीं रखेगी। उनको कहते हैं एंटीडॉट्स यानी प्रतिकारक। अब आगे समझते हैं क्या है। एजेंट को एंटीकारक कहते हैं, ठीक है। तीव्र विषाक्तता की स्थिति में रोगियों को रोग सूचक और सहायक चिकित्सा प्रदान की जाती है। जब सक्रिय चारकोल को मुंह द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो यह विष अवशोषण को कम करने में मदद करता है। इस तरह के पदार्थों का उपयोग उत्सर्जन या गैस्ट्रिक लेवेज को उत्प्रेरक करके पेट से विष निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एंटीडॉट्स। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक एंड कीटाणु नाशक किसको कहते हैं? डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एंटीसेप्टिक जीवित ऊतकों या त्वचा पर लगाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक जो है जीवित ऊतकों या त्वचा पर लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी रोगाणुरोधक गतिविधि संक्रमक सेप्सिस या प्यूरेफेक्शन के जोखिम को कम करने में मदद करती है। पेट्रेप्टिक्स एंटीबायोटिक्स और कीटाणुनाशक से अलग होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है लसिका प्रणाली द्वारा ले जाते हैं और शरीर के भीतर बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। क्या? एंटीसेप्टिक। और कीटाणुनाशक क्या है? निर्जीव पदार्थ पर रोगाणुओं को मारते हैं। कुछ एंटीसेप्टिक जो है जीवाणुनाशी भी होते हैं। कीटाणुनाशक क्या है? ऐसे कारक जो कीटाणुनाशी
कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करते हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक आमतौर पर शीर्ष पर या कठोर सतहों पर लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सल्फोनामाइड। औषधि के बहुत से समूह सल्फोनामाइड से प्राप्त होते हैं। यह संश्लेषित प्रतिसूक्ष्मजीवी पदार्थ जिसमें सल्फोनामाइड समूह होता है। ठीक है। सल्फोनामाइड का उपयोग बैक्टीरिया संक्रमण, मधुमेह, एडिमा और उच्च रक्तचाप तथा गठिया को रोकने हेतु किया जाता है। सल्फोन्यूरिया तथा थियाजाइड मूत्रवर्धक औषधियों के नए समूह हैं जो जीवाणुरोधी सल्फोनामाइड से प्राप्त होते हैं। सल्फोनामाइड पहला रोगाणुरोधी पदार्थ था जो पाइरोजेनिक जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता था। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पाइरोजेनिक जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध कार्य करने वाला पहला रोगाणुरोधी पदार्थ कौन सा था? ठीक, कौन सा था? तो वहां पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका होगा सल्फोनामाइड। वो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फोनामाइड। एक चीज आपको बता दें, फार्मासिस्ट जो है हल्के में ना लो। इस पेपर को आप हल्के में मत लीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए। करीब 28 से 30,000 के आसपास जो है फॉर्म भरे गए हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। ये ऑफिशियली हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही लोगों से पता चलता है, लोग कमेंट करते हैं उससे पता चलता है कि 28 से 30,000 के बीच में फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जिनका फॉर्म कहीं ना कहीं 1,000-2,000 का फॉर्म तो कुछ ना गलत भरा होगा, कुछ जो है अपने एक्सपीरियंस के लिए भर दिए होंगे। तो इसमें जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा 5,000 बच्चों के बीच में होगा। इसलिए आपको चाहिए कि कितनी सीटें? केवल एक सीट के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। आप ये मत देखिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीट केवल एक चाहिए बस। टारगेट बना के रखेंगे तो बड़े अच्छे से और डेली आप पढ़ते रहेंगे तो आप बड़े अच्छे से निकल जाएंगे। आप एक सीट पालेंगे और फिर घर वालों को मिठाई भी खिलाएंगे। कुष्ठ रोग रोधी औषधियां क्या हैं? कुष्ठ रोग एक पुराना संक्रमण बीमारी है। कौन सा बीमारी है? ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है। जो एसिड फास्ट रॉड आकार के बेसिलस के कारण होता है, जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग एक फैलने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कुष्ठ रोग एक फैलने वाली बीमारी है। कुष्ठ रोग दो प्रकार से होता है, एक है पॉशीबैसिलरी और एक है बहुबैसिलरी। एंटी ट्यूबरकुलर जो औषधियां होती हैं, यानी टीबी की जो औषधियां होती हैं, क्या है? तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरिया की विभिन्न प्रजातियों जैसे एम तपेदिक, एम बोविस के कारण होती है या ऐसी बूंदों से फैलता है जो कि छींकने, खांसने, गाने और बात करने के दौरान फुफ्फुसीय या स्वर यंत्र संबंधी टीबी के रोगियों से प्राप्त होते हैं।
ये बूंदें आकार में छोटी होती हैं, इसलिए कुछ घंटे तक हवा में रह सकती हैं और इनके उपचार में जो औषधियों को यूज किया जाता है उन्हें एंटी ट्यूबरकुलर औषधियां कहते हैं। एंटी अमोबिक औषधियां क्या है? अमोबिक एक एकल कोशिका वाला जीव है जिसे जीवित रहने के लिए दल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दल की आवश्यकता होती है और इसलिए यह प्रोटोजोआ श्रेणी में आता है। ये इसको दल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जो है प्रोटोजोआ की श्रेणी में आता है। अमीबासिस अमीबा के कारण होने वाली सबसे सामान्य बीमारी है। अमीबा के कारण होने वाली कौन सी सबसे सामान्य बीमारी है? अमीबासिस। यह संक्रमण आंतों के मार्ग में एंटामोइबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है। हल्के दस्त से लेकर पेट खराब होने तक के लक्षणों के साथ अमीबासिस तीव्र या पुरानी हो सकती है। कृमिनाशक, एंटीएमेटिक्स। कृमिनाशक क्या है? जठरांत संबंधी मार्ग से परजीवियों को हटाने के लिए कृमिनाशक औषधियां स्थानीय रूप से प्रयोग करती हैं, स्थानीय रूप से कार्य करती हैं। शरीर के अन्य ऊतकों में कई प्रकार के कृमि प्रवेश कर सकते हैं। कृमिनाशक औषधियां इन परजीवी संक्रमणों पर कार्य करती हैं। जब मनुष्यों के कृमि परजीवी दो फाइला के होते हैं, अर्थात